आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फन फिक्शन स्टोरी और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो काम का असर है तो गला थोड़ा बैठा बैठा साउंड कर रहा होगा, या ये कह दीजिए नाक में से आवाज़ निकलती हुई साउंड हो रही होगी। तो आपको जैसी भी मेरी वॉइस लग रही हो उसे प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगी भी अपनी प्रोफाइल उसी ऐप पे बना लेता है। अब आगे विंग अपनी कार में बैठा हुआ है और उसके हाथ में उसका फ़ोन है जिससे वो अब उस ऐप पे ही काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उस ऐप पे इससे ज़्यादा ध्यान विंग का दिमाग में इस समय अब जहाँ वो जा रहा है उस तरफ है, यानी हॉस्पिटल में उसकी ग्रैंड मदर जिनसे वो मिलने जा रहा है। विंग की ग्रैंड मदर उसकी लाइफ में जब वो सिर्फ 5 साल का था तब आई थी, जब उसके मदर और फादर की दोनों की डेथ हो गई थी। उसकी मदर जब वो सिर्फ 3 साल का था तब डेथ हो गई थी एक बहुत भयानक बीमारी में। उसके बाद उसके फादर ने 2 साल तक विंग का ध्यान रखा। विंग की मदर की डेथ की खबर जब उसकी ग्रैंड मदर को मिली तो वो विंग के फादर और विंग को अपने साथ अपने मेंशन ले आई थी। विंग की ग्रैंड मदर बाओशा सरन है। बाओशा सरन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर कैरी करने वाली, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा उसूलों से बंधी हुई और घमंडी औरत थी। उनकी नज़रों में पैसे जिस इंसान की है उसी की कदर होती थी और यही कारण था कि वो उस विंग के फादर को ज़रूर उनके घर ले आई थी विंग के खातिर, लेकिन कभी भी उसके फादर की वैल्यू नहीं करती थी। 2 साल बाद उसके फादर की भी डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में। पर उसके बाद विंग अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहा। वो जानता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसकी मदर को कई बार बहुत मिस करती थी और कई सालों तक उसकी ग्रैंड मदर उनकी मदर को मिस करके रोया भी करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं विंग की नज़रों में वो इमेज भी है जब उसकी ग्रैंड मदर विंग के फादर के साथ बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से बिहेव करती थी। जब देखो उन्हें ताना मारती रहती थी कि उन्हीं के कारण उनकी बेटी उनकी लाइफ से बाहर चली गई। और उसके बाद उसके कुछ रिलेटिव जो विंग को ये महसूस करवाने में कभी पीछे नहीं रहते थे कि वो यहाँ पे सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर के टुकड़ों पे हैं, क्योंकि उसे तो अब इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए था। लॉजिकली उसे तो अपने फादर की फैमिली से अब कनेक्शन रखना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ग्रैंड मदर उसे बहुत प्यार करती थी। 5 साल से लेकर 18 साल की एज में विंग की हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। विंग घर का सबसे लाडला बच्चा था और अपनी ग्रैंड मदर की जान था विंग। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसकी ग्रैंड मदर और विंग के बीच में बहुत बड़ी दरार आ गई। आज शायद यही दरार है जिसके कारण अब इतने टाइम बाद वो अपने ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा है। 1 महीने तक उसे पता ही नहीं था कि उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में थी, लेकिन अब जब उसे पता है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल ना करके सीधा उनसे मिलने अब हॉस्पिटल आ गया। अपने हाथ में एक बहुत बड़ी फ्रूट बास्केट लेके विंग अब अपनी ग्रैंड मदर के उस VIP जो एक तरह से हॉस्पिटल रूम है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो देख रहे हैं उसकी ग्रैंड मदर वीकली अब अपने बेड पर है। विंग हर बार जब भी अपनी ग्रैंड मदर से मिलता है वो हर पहले से ज़्यादा वीक दिखती हैं। इस बार तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रही है। वहीं ग्रैंड मदर के सामने साइड में बैठी हुई लेडी के चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है विंग को यहाँ देखकर। लेकिन ग्रैंड मदर के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो हंसते हुए आइंग बोलती हैं, जिसे विंग भी स्माइल करता हुआ अपनी ग्रैंड मदर के पास आता है और बहुत प्यार से उनके पास वो फ्रूट बास्केट रखता हुआ बोलता है, माय ब्यूटीफुल ग्रैंड मदर, क्या बात था, मुझे बताना का मन नहीं था आपका कि आप बीमार हो गए हो। इस बात पे ग्रैंड मदर स्माइल करती है और बोलती है, मैं अपने आइंग को परेशान नहीं देख सकती थी ना, या ये कह दो मैं अपने आइंग को डिस्टर्ब कैसे कर सकती हूँ, मेरे आइंग पे टाइम ही का होता है। ग्रैंड मदर उसे ताना मार रही है। ये देखते हुए विंग उन्हें ही ताना मारते बोलता है, ऑलरेडी आपका ध्यान रखने वाले इतने लोग होते हैं, ऑलरेडी आपके सराउंडिंग में इतने लोग होते हैं, तो मुझे लगा मैं नहीं भी होऊंगा तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अच्छा लगा ये जान के कि आप ठीक हैं। कहीं ना कहीं विंग और ग्रैंड मदर एक दूसरे से मिलते हुए अधिकतर ताने ही मारते हैं। वहीं जब विंग ये बात बोलता है तो सामने बैठी उस लेडी को देख कर बोलता है, जिस बात पे अब वो लेडी खड़ी होती है जो कोई और नहीं बल्कि मैडम यू है। और बाओशा सरन को इग्नोर करते हुए विंग को देखती है और बोलती है, तो और क्या करें, तुम्हारी तरह हम लोग भी उन्हें छोड़ के चले जाएं क्या? तुम्हें तो उनका ध्यान नहीं लेकिन हमें तो है। तुम्हें पता है वे यानली खुद अपने बेबी इसको छोड़ के अपनी ग्रैंड मदर से डेली मिलने आती है और जांगशन वो तो सुबह से शाम तक यहीं रहता है, ऑफिस तो वो है कहाँ,
मुझे तो अभी दिख नहीं रहा। एकदम से विंग टोकते बोलते, अगर आपका प्यारा बेटा जांग चैन सुबह से शाम तक ग्रैंडमदर के साथ रहता है तो मुझे अभी दिख क्यों नहीं रहा? वो ऑफिस से काम से गए। अब ग्रैंडमदर विंग का ध्यान अपनी तरफ करती है, तुम यहाँ इनसे लड़ने आए हो या मुझसे मिलने आए हो? ये बात बोलने के बाद अब ग्रैंडमदर गुस्से में मैडम यू की तरफ देखती है और बोलती है, मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि तुम भी घर जा सकती हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद कल तक मुझे डिस्चार्ज भी मिल जाए और शायद आज भी तुम घर जाओ, मैं विंग के साथ घर आ जाऊंगी। और ये बोलने के बाद वहाँ से ग्रैंडमदर मैडम यू को भेज देती है, जो मोटी भेजती हुई वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाती अब ग्रैंडमदर विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है, तुम मुझसे मिलने आए हो या इन लोगों से लड़ने? विंग आई एम सॉरी। अचानक से जब ग्रैंडमदर आई एम सॉरी बोलती है तो विंग शॉकिंगली अब ग्रैंडमदर की तरफ देखने लगता है। अब ग्रैंडमदर इतने दिन बाद विंग से सॉरी बोली, ये देखकर विंग इमोशनल होता है। अब ग्रैंडमदर बोलती है, आई एम सॉरी मेरे बच्चा, मैंने ही वेंचिंग से तुम्हें ना बताने के लिए कहा था। मैं जानती थी कि जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम कितना दिखाओ कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, मुझसे नफरत करते हो, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी हर बात से तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, मेरी हर चीज़ से तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ता है और मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकती। तो आप सॉरी इसलिए बोल रहे थे? विंग ये बात सोचकर अब थोड़ा सा कनिंग से स्माइल देता है और बोलता है, अगर इतना ही प्यार था आपको मुझसे और इतनी ही केयर करते थे मुझसे तो क्यों आपने मुझे उस समय अपने घर से बाहर निकाला? क्यों आपने मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया? क्यों आपने एक बार भी मेरे बारे में उस समय नहीं सोचा था? मैं आपसे प्यार ज़रूर करता हूँ, लेकिन डोंट वरी, अब मैं पहले वाली तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं अब बदल चुका हूँ। मुझे पता है मेरी वो एक बार की नादानी के कारण मैंने तुम्हें पूरी तरह से बदल दिया, पर विंग अब तुम्हारी ग्रैंडमदर अपनी बात पे बहुत पछताती है, तुम्हें बहुत मिस करती है। प्लीज़ मेरे साथ घर चलो प्लीज़। हाँ, ताकि आप वहाँ जाते ही मेरे ऊपर फिर से अल्फा थोपने लगे, ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी अल्फा से करवाने। मैं जानती हूँ ग्रैंडमदर, आप मुझे वहाँ इसलिए नहीं ले जाना चाहते क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए ले जाना चाहते हो क्योंकि मैं जानता हूँ आपको ये लगता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मेरे पास कोई मेट नहीं है। क्या मैं नहीं जानता कि आपका और वेंचिंग का ये प्लान है? मैं सब कुछ जानता हूँ। ये बोलता हुआ विंग अपनी ग्रैंडमदर की तरफ गुस्से में देखता है। इन आंखों में एक टाइम पे अपनी ग्रैंडमदर के लिए बहुत प्यार था, लेकिन जब विंग सिर्फ 18 साल का था तभी उसकी ग्रैंडमदर मतलब उसकी 16 साल की उम्र से के बाद ही उसे बार बार किसी ना किसी अल्फा से मिलवाती रहती थी, उसकी शादी जबरदस्ती करवाना चाहती थी। विंग जब वो शादी नहीं करना चाहता था तो उसने एक आइडिया अपनाया। उसने एक तरीके से वो किसी को डेट कर रहा है ये बात बोली, और कहीं ना कहीं ग्रैंडमदर भी उस चीज़ से थोड़ा चिढ़ गई थी क्योंकि वो यही चाहती थी कि जो गलती विंग की मदद नहीं करी वो गलती विंग ना करे, एक अच्छे अल्फा से ही विंग शादी करे। जैसे विंग की मदर एक ओमेगा थी लेकिन उन्होंने एक गलत अल्फा से शादी कर ली, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर ये नहीं जानती थी कि वो तो विंग के लिए अच्छा सोच रही है, लेकिन कोई है जो विंग के लिए उस घर में रह के हमेशा बुरा ही सोचता था, जो कोई और नहीं बल्कि उनकी ग्रैंडमदर का एडॉप्टेड सन जांग फेमिया, जिसे उसकी ग्रैंडमदर ने एक टाइम पे अडॉप्ट किया था, उसकी वाइफ मैडम यू थी। मैडम यू हर हाल में विंग को उस घर से बाहर निकालना चाहती थी। इसी कारण उस समय मैडम यू ने विंग और विंग के बॉयफ्रेंड को एक साथ फ्रेम किया, जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे थे। विंग उस समय कुछ नहीं कर रहा था और विंग को याद भी नहीं रहा था। विंग तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिर्फ घर पे आया था जब उस दोनों ने एक ड्रिंक पी और ड्रिंक पीने के बाद सीधा विंग विंग अपने रूम में बेहोश मिला, जो हाफ न्यूड पोजीशन में था, और उसका बॉयफ्रेंड भी। उसके तुरंत बाद मैं ग्रैनी इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने विंग की पूरी बात बिना सुना, यही सोच के कि विंग एक कैरेक्टरलेस है और विंग सचमुच में यही कर रहा था। और ग्रैनी को वैसे भी उस अल्फ़ा पे ट्रस्ट नहीं था क्योंकि ग्रैनी के अकॉर्डिंग वो अल्फ़ा उनकी कैटेगरी वाले अल्फ़ा के लायक नहीं था। ग्रैनी ने गुस्से में विंग को घर से बाहर निकाल दिया ताकि विंग को अकल ठिकाने लगे। विंग को वो बात इतनी बुरी लगी कि ग्रैनी ने एक बार उसकी बात पे भरोसा नहीं किया और फिर से वही गलती करी जो एक टाइम पे उसकी मदर के साथ की थी, उन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकालने की। विंग गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके बाद ही विंग ने राइटिंग स्टार्ट करी थी जो पहले से लिखता था। उस समय विंग की मदद उसकी बेस्ट फ्रेंड वेंचिंग और नी हुसैन ने करी थी, और उसके बाद विंग फेमस हो गया, अब इतना रिच बन गया। लेकिन उसे वो बात अब तक याद है कि विंग की ग्रैंड मदर ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया था बल्कि मैडम यू पे ट्रस्ट किया था। वो बात विंग के दिल में कहीं ना कहीं घर कर गई। विंग बचपन से ही मैडम यू के बहुत सारे एक तरीके से ताने सुनता था
और वो भी एटीट्यूड से पूरा भरा हुआ था। तो वो उस दिन के बाद से अपनी ग्रैनी के घर कभी जल्दी से जाता नहीं। ये उसकी ग्रैनी को जब बाद में रियलाइज़ हुआ कि उनसे गलती हो गई, तो उन्होंने विंग को ढूंढने की कोशिश भी की थी, और बाद में वो कई बार विंग को अपने पास बुलाती भी रही। विंग भी ना चाहते हुए भी जब वो उनसे माफ़ी मांगने आई, उससे मिलने आई है, तो ग्रैनी माफ़ तो कर देता है, लेकिन उसके मन में उस समय का गुस्सा अब तक निकला नहीं है, जो आज भी वो अपनी ग्रैनी पे दिखाते हुए बोल रहा है, जिस चीज़ से अब ग्रैनी को भी गुस्सा आ जाता है। अब बोलता है, सो व्हाट, अगर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा अल्फाज सोच भी रही हूँ तो उसमें मैं गलत क्या कर रही हूँ? तो आप ऐसा कुछ मत सोचिए, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगा। मुझे आपसे, आपकी उस बड़ी सी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। जिन्हें मतलब है वो आपकी सेवा में आपके साथ है, आप भी उन्हीं पे ध्यान दीजिए। मेरी मदर को आप छोड़ चुकी थी और मुझे भी अपनी लाइफ से बाहर निकाल चुकी थी, तो आप मेरी फिक्र करने का नाटक मत कीजिए। विंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आया तो अपनी ग्रैनी से मिलने था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर का गुस्सा और नफरत जो उसकी मदर की डेथ के कारण, कहीं ना कहीं वो भी सोचता है उसकी ग्रैनी का है, क्योंकि अगर उसकी ग्रैनी उसकी मदर को निगलेक्ट ना करती और ऐसे बाहर ना निकाल देती, तो शायद उसकी मदर जब बीमार पड़ी थी तो वो ठीक भी हो सकती। पर उसकी मदर को की मौत में कहीं ना कहीं ग्रैनी का उनको इग्नोर करना, उन्हें अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर निकाल देना भी रीज़न है। उस चीज़ को विंग मानता है, वहीं उसकी ग्रैनी भी इस बात को मानती है। अब ग्रैंड मदर रूम में बैठी है और थोड़ा इमोशनल हो रही है। वहीं रूम में उनके जाते ही वेंचिंग आती है और बोलती है, आप दोनों फिर लड़ पड़े ना, आप दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? पर तुमने देखा, वो आज भी मुझ पर गुस्सा कर रहा था। उसे पता है मैं बीमार हूँ, उसके बावजूद भी वो मुझ पर गुस्सा कर रहा है। उसे पता है आप बीमार नहीं हो। ग्रैनी वो उसी समय समझ गया था जब मैंने उसे ये बात बोली थी। आप और मैं जो भी नाटक करते हैं उसे सब कुछ पता होता है, लेकिन इस बार मैंने उसे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा ही दिया है। आप चिंता मत कीजिए, इस बार आप और मैं ज़रूर जीतेंगे। विंग की लाइफ में मेट ज़रूर लेके आएंगे। कैसे, क्या सोचा है तुमने? मैंने विंग से एक शर्त लगाई है कि वो किसी अल्फा को डेट करे। जितना मैं विंग को जानते हूँ, वो हर हालत में इतनी जल्दी तो कोई अल्फा नहीं ढूंढ सकता, और जब वो ये शर्त हार जाएगा तो आप और मैं जिस चाहेंगे वो उस अल्फा से डेट भी करेगा, और शायद हो सकता है उसके साथ हम उसकी शादी भी करवा पाएँ। कहीं ना कहीं अब वेंचिंग जो उस दिन विंग से बात हुई वो बात ग्रैनी को बताती है, तो ग्रैनी खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद वेंचिंग और वो मिलकर विंग की लाइफ में तो मेट लेंगे। वहीं विंग गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में अब अपनी कार में बैठा है, और अब गुस्से में बोलता है, ड्राइवर कार चलाओ। वहीं न्यूसन एकदम से बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हारी ग्रैनी ठीक है क्या, या नहीं, जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो सब ठीक है? तुम्हें पता है, मुझे पहले से ही पता था कि ये नाटक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया था उनसे बात करने, उनसे मिलने, लेकिन उन्होंने फिर से वही मेड वाले ड्रामे स्टार्ट कर दी। उन्हें देख के मुझे फिर से वो बातें याद आ गई। तो तुम भी इतना गुस्सा क्यों करते हो? छोड़ो इन चीज़ों को, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, और उसके बाद मेरी एक पब्लिशिंग हाउस के साथ मीटिंग है, ठीक है? और ये बोलने के बाद नहीं सर विंग को थोड़ा शांत करवाता हुआ उसके घर के बिल्डिंग के बाहर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब विंग अपने घर पे आता है और गुस्से में अपने मतलब कपड़े उधर उधर फेंकता है, अपने कोट वोट, और अपने सोफे पे लेट के कहता है, ओह गॉड, ये वेंचिंग और ग्रैंड मदर कितने बड़े नाटकबाज हैं। मुझे तो पहले ही सोचना चाहिए था कि ऐसे कैसे ग्रैंड मदर ठीक हो गई। वो जब तक 10-20 लोगों को मार न दे वो खुद हॉस्पिटल नहीं जा सकती। शांत शांत विभूषण शांत, इन सब चीज़ों को छोड़ और सबसे पहले इस वेंचिंग के बेड के बारे में सोच। सबसे पहले तो शुगर बेबी, हाँ ये सब सोचते ही अभी जल्दी से अपने फ़ोन से आप उस ऐप को ओपन करते हैं और उस ऐप की एक एक प्रोफाइल को देखने लगता है। वे इस सोफे पे पिछले 5 घंटे से और करीबन हज़ारों प्रोफाइल देख चुका है, पर एक भी प्रोफाइल उसे अच्छी नहीं लग रही, जैसे एक भी प्रोफाइल के बारे में उसका मन ही नहीं है कुछ बात करने का। फाइनली विंग हार के थक के अब अपना गुस्से में फोन साइड में फेंकता है और बोलता है, यूजलेस न्यूज़ है, और उसका यूजलेस ये आइडिया कोई प्रोफाइल ढंग की नहीं है। कोई नहीं, पहले कुछ खा लेता हूँ और फिर बाद में देखता हूँ। और ये बोल के विंग आप जल्दी से कुछ फ़ोन पे ऑर्डर करके वहीं पर लेट सोफे पे सो जाता है। उसका ऑर्डर कब आया 10 बार फ़ोन रिंग बजा के उसको मैसेज खाने को वहीं एक तरीके से गेट पे रख के चला गया। विंग को पता नहीं चलता। विंग की आंखें तो रात के 1 बजे के करीब खुलती है जब उसे होश आता है कि वो सोफे पे ही सो गया, और उसका वो खाना ऑर्डर किया हुआ खाना शायद भारी रखा हुआ है, क्योंकि उसके डिलीवरी पर्सन ने यही मैसेज उसे डाल के वो चला गया। जिसे खोल के विंग पहले तो अपना खाना लेता है, गर्म करता है, और फिर खाना खाने के बाद बोलता है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, चलो विभूषण आप एक बार दोबारा प्रोफाइल पे दे आते हैं।
और ये देखकर विंग जैसे ही अब अपना फ़ोन ऑन करते हैं और उस ऐप को ऑन करते हैं तो सबसे ऊपर एक प्रोफाइल आती है जिसमें एक पर्सन का ऐसा फोटोग्राफ है जैसे उस पर्सन ने किसी पासपोर्ट वाले या किसी ने उसे गन दिखा के वो फ़ोटो खींचा। ना चेहरे पे कोई स्माइल है, लेकिन चेहरा बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा मासूम और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इतना हैंडसम फेस है कि विंग एक बार को उसके पिक्चर को ही मदाज पर तक लगातार देखता रहा। ये प्रोफाइल किसी और की नहीं बल्कि लांग वांगजी की है, जिनका नेम लैन डबल एक्स है। वांगजी को प्रोफाइल पे विंग को जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो लगती है प्रेफरेंस, जिसमें पहली बार एकदम ऑनेस्टी दिखी। बंदे ने साफ साफ लिखा है कि उसे फाइनेंस नीड की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं विंग ऐसे ही तो किसी को ढूंढ रहा था और विंग को वो दिख भी गया। विंग तुरंत उस प्रोफाइल पर मैसेज भेजता है, हाय। वहीं रात के करीबन 1 बजे वांगजी के फ़ोन पे भी एक मैसेज पॉपअप करता है। वांगजी जो आज पूरा दिन अपनी सारी ड्यूटीज से अब फ्री हुआ था, करीबन रात के 1 बजे उसे मौका मिला था कि कुछ खा के रेस्ट करे, जब उसके फ़ोन पे एक पॉपअप आता है। सुबह से बहुत सारे ऐसे उसके पास पॉपअप आए हैं पिछले 3 दिन से, जब से उसने इस प्रोफाइल को अपलोड किया है, इस एप्लीकेशन को अपलोड किया है, तब से उसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। अब वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 दिन पहले से जानते हैं। जैसे ही वांगजी ने ये एप्लीकेशन अपलोड कर दी थी, उसके उस हैंडसम फेस को देखकर, उसकी इस मस्कुलर पर्सनैलिटी और ऑरा को देखकर जो पिक में साफ दिख रहा है कि वो कॉल्ड ऑरा कैरी करता है, लेकिन देखने में बहुत हैंडसम है, बहुत मस्कुलर है। काफ़ी सारे ओमेगास ने उसको मैसेज किए थे, अधिकतर सब लोग हाय, जिसे वांगजी भी हाय पर रिस्पॉन्स करता था। सेकेंड क्वेश्चन उनका अधिकतर ये होता था, आर यू अ सबमिसिव अल्फ़ा और अ डोमिनेटिंग अल्फ़ा, जिस पे वांगजी का रिस्पॉन्स एक ही होता था, डोमिनेटिंग अल्फ़ा। इसके बाद बहुत सारे ओमेगास उसे इग्नोर कर देते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो उन्हें एक ऐसा एक ऐसा अल्फ़ा चाहिए जिसे वो अपना प्ले टॉय बना सके, यानी जिसके साथ वो इंजॉय कर सके। लेकिन एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा को एक तरीके से वो होता है ना कि कंट्रोल करके उसे ऐसे बिहेव करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सारे इसी रिस्पांस के बाद ओमेगास वांगजी को मतलब प्रोफाइल को इग्नोर या दोबारा कोई मैसेज नहीं करते। तो 3 दिन से वांगजी के लिए कॉमन था उसके प्रोफाइल को देखकर किसी का मैसेज आना। वो आराम से अपने अब वही 2 मिनट्स नूडल्स खाते हुए आप उस मैसेज को देखते हैं, जिसमें उस एक पर्सन जिसका नाम बनी एक्स है उसका मैसेज आया, जिसका रिस्पांस वांगजी भी तुरंत हाई में करता है। वहीं भी कूद के बैठ जाता है कि रात के 1 बजे बंदा एक्टिव है, इसे वो भी तुरंत मैसेज करता है, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी जिसमें तुमने लिखा है नीड फाइनेंस हेल्प, किस टाइप की हेल्प चाहिए तुम्हें। एकदम से वांगजी जब ये मैसेज देखता है तो वो शॉक हो जाता है। पिछले 3 दिन में पहला पर्सन है जिसने इस चीज़ के रिगार्डिंग बात करी है, बना हर कोई। वो किस टाइप का अल्फ़ा है, क्या वो एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा है, क्या उसके अल्फ़ा फॉर्मन स्ट्रॉन्ग है, क्या वो फिक्स्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड है, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछता था। पर ये पर्सन कुछ और पूछ रहा है। ये देख के वांगजी को भी इस पर्सन से चैट के इंटरेस्ट आ जाता है और बोलता है, मैं मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए और इसलिए तुम इस ऐप पे आए हो। विंग तुरंत मैसेज करता है, जैसे वांगजी यस में रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो अगर तुम फ्री हो तो कल लंच में मुझसे मिल सकते हो, लंच टाइम पे। इस बात पे वांगजी तुरंत रिस्पॉन्स करता है, मेरी लंच टाइम में ड्यूटी है, बट हाँ मैं इवनिंग में फ्री हूँ, क्या आपके लिए वो टाइम ठीक होगा। इस चीज़ पे विंग भी उधर से तुरंत रिस्पॉन्स करता है, ओके फ्रॉम माय साइड, बट कहाँ आना है मैं तुम्हें ये मैसेज कल मॉर्निंग में ही भेजूँगा। इस बात पे वांगजी भी यस में रिस्पॉन्स करता है। विंग को वांगजी से बात करके महसूस हो गया कि इस बंदे की रिक्वायरमेंट सिर्फ पैसा है जो विंग उसे दे भी सकता है। वहीं वांगजी को महसूस हो गया कि ये शायद उन ओमेगास में से तो नहीं है जो ओमेगास उसे पिछले 3 दिन से मैसेज कर रहे हैं, जो अपने लेट 40s 50s में हैं और उन्हें सेक्सुअल नीड्स की ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये ओमेगा है भी सिर्फ 35 का, यानी वांगजी से सिर्फ 12 साल बड़ा। शायद वांगजी इससे एक डेट पे तो जा सकता है। वांगजी को थोड़ा
थोड़ा डाउट भी हो रहा था इस प्रोफाइल को देखकर। कहीं ना कहीं जितनी प्रोफाइल का रिस्पांस आया है, ये प्रोफाइल उनमें से बिल्कुल अलग है। इस प्रोफाइल पे डीपी के नाम पे सिर्फ लग्जरीज बैग और कार्ड्स और पर्स और इन सब की फोटोग्राफ, ज्वेलरी की फ़ोटोग्राफ्स है, उस पर्सन की फ़ोटोग्राफ नहीं। नाम भी वांगजी की तरह ओरिजिनल नेम नहीं है, लेकिन फिर भी वांगजी अपने ब्रदर के लिए ये रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है। और वो एज यूजुअल अपनी मॉर्निंग में अपनी मतलब फर्स्ट जॉब के लिए रेडी हो जाता है। जैसा उसे कहा गया था, मॉर्निंग में ही उसे एक लोकेशन और एक पर्सन का नाम भी लिख कर आया है, जिसे वो ठीक से पढ़ नहीं पाया। वो लेट हो गया था यही सोच के। मॉर्निंग में वांगजी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, जहाँ पे वो वेट्स भी उठाता है, कई बार वो थोड़ा बहुत हिसाब भी करता है। इस कंस्ट्रक्शन साइट पर एज जो मतलब एक तरीके से होता है ना बिल्डर, उसके साथ वो ही काम करता है। वांगजी जब वहाँ से फ्री होता है तो उसके ऊपर से लेकर नीचे तक कपड़ों पे धूल है। कंस्ट्रक्शन साइट की जो धूल होती है वो पूरी दोपहर भर उसने काम भी किया है, तो उसके पास से पसीने की स्मेल आ रही है। पर उसके पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो वापस जाए, क्योंकि मतलब उस पर्सन ने जो टाइम बोला है उस टाइम के अकॉर्डिंग वांगजी पे ज़्यादा टाइम नहीं है। इससे बेचारा वांगजी भाग के उस बस में चढ़ जाता है और लोकेशन के पास आके खड़ा हो जाता है। वो सामने वाले रेस्टोरेंट को देख रहा है और याद कर रहा है कि वो इस फर्स्ट टाइम इस रेस्टोरेंट के सामने नहीं आया है, बल्कि इससे कई बार वो यहाँ आया है अपने मदर और फादर के साथ, जब उसकी लाइफ में हैप्पीनेस थी, जब उसके फादर और मदर जिंदा थे। लेकिन उन बातों को अब वो भूल कर अंदर की तरफ जाता है। गेट पे आते ही वो जिस पर्सन ने सुबह उसे मैसेज किया था, लोकेशन के साथ अपना नाम भी भेजा था, वही नाम उस मतलब होता है ना एंट्री करते ही जो डेस्क पे लेडी होती है उसे बताता है। और वो लेडी वो नाम सुनते ही वांगजी की पहले ऊपर से नीचे तक जजमेंट वाली नज़रों से देखती है, लेकिन उसको इग्नोर करती हुई वांगजी को एक टेबल के पास लाके खड़ा कर देती है। वांगजी टेबल पे बैठे हुए पर्सन को देखकर पूरी तरह से शॉक है। वांगजी को लगा था 34 ईयर ओल्ड एक ओमेगा, एक मेल ओमेगा कैसा दिखा होगा। वांगजी की इमेजिनेशन से ये ओमेगा बिल्कुल अलग है। ये तो देखने में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि वांगजी एक सेकंड के लिए जैसे अपनी नज़र भी नहीं झुक पाया। सामने एक ब्लैक कलर की सिल्क की शर्ट पहने हुए, साथ में एक उसके ऊपर ही लेदर की ब्लैक कलर की जैकेट पहने हुए, टाइट ब्लैक प्योर ब्लैक टाइट लेदर की फिटेड जीन्स पहने और ब्लैक कलर के बूट पहने एक पर्सन सामने बैठा हुआ है, जो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है। आंखों पे तो एक ग्लासेस हैं, लेकिन वो ग्लासेस भी उसकी ब्यूटी को और इन्हेंस कर रहे हैं। काम करते जैसे ही सामने देखता है तो सामने वाला पर्सन भी उसे उतनी ही इंटेंस भरी नज़रों से देख रहा है। वहीं विंग के सामने भी एक ब्यूटीफुल सा अल्फ़ा खड़ा है, जो देखने में काफ़ी यंग है। ऊपर से नीचे तक उसके कपड़े धूल में हैं, लेकिन साफ दिख रहा है कि पर्सन जो कह रहा था कि वो अपने वर्क पे है, उसका वर्क शायद किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ही था। उसने लाइट ब्लू कलर की और एक पोलो टी शर्ट डाली हुई है और डार्क ब्लू कलर की एक लेदर की डेनिम की जीन्स और एक स्पोर्ट शूज़ जिन पर काफ़ी सारी धूल लगी है। पर भी इन चीज़ों को इग्नोर करता हुआ अपने लैपटॉप को बंद करता है और इशारे में बैठने का इशारा करता है, जिससे वांगजी तुरंत उसके सामने बैठ जाता है। अभी आप मेन्यू वांगजी की साइड करते हुए कहते हैं, यू कैन बी कम्फर्टेबल और ऑर्डर समथिंग। जिस पर वांगजी उसे इग्नोर करता हुआ बोलता है, सॉरी क्या मैंने आपको वेट करवाया? नहीं, मैं भी थोड़ी देर पहले आया था एंड टू बी ऑनेस्ट मैं अधिकतर रेस्टोरेंट्स में भी काम कर लेता हूँ। अभी स्माइल करता हुआ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, वी हुशान। जिस बात पे वांगजी शायद समझ गया विंग उसका नाम जानना चाहता है, इसलिए वो तुरंत वो उस हाथ को पकड़ के हैंडशेक करता हुआ वांगजी अपना नाम बताता है। विंग की स्किन कितनी सॉफ्ट है वांगजी को महसूस हो रहा है, वहीं वांगजी के हाथ कितने रफ हैं। इन हाथों को कितना ज़्यादा हार्डवर्क करने की आदत है विंग को भी महसूस हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे से हाथ अलग करते हैं। अब वो विंग जो शायद वांगजी कैसा होगा उसे इमेजिन किया था, उससे कहीं ज़्यादा वांगजी उसे हार्डवर्किंग और शायद ज़रूरतमंद लगा। इसे विंग बिना टाइम वेस्ट करे कह देता है, तुमने अपने प्रोफाइल में लिखा था यू नीड अ फाइनेंशियल हेल्प, क्या तुम मुझे बता सकते हो थोड़ा डिटेल में कि तुम्हें
किस टाइप की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। इस बात पे वांग जी, जो जानता था कि विंग उन ओमेगा से तो अलग है जिन ओमेगा से उसकी पहले 2-3 बार बात हुई है, पर वो ये नहीं जानता था कि विंग भी इतना ज़्यादा ब्लंट है कि वो सीधा उससे यही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन वांग जी भी सच्चाई का ही सपोर्ट करता है, इसलिए वो क्लियर बोलता है, मुझे ये हेल्प मेडिकल बिल के लिए चाहिए। मेरी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन है जो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे उनके इलाज के लिए ये हेल्प चाहिए। स्पेशल पर्सन, इज़ इट योर गर्लफ्रेंड, वाइफ और समवन एल्स लाइक योर फैमिली मेम्बर? दैट्स माई ब्रदर। ओह, सो बस यही, लाइक तुम्हें कोई और फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो? तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम शायद कॉलेज गोइंग हो, लाइक तुम्हारी कॉलेज की एजुकेशन की पढ़ाई के खर्चा, या फिर कोई नया घर, कार, शूज़, ब्रांडेड बैग्स, ऐसा कुछ। एकदम से विंग जब वांग जी से कहते हैं तो वांग जी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, नो आई डोंट नीड दैट। मुझे कोई कॉलेज की हेल्प भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं कॉलेज से काफ़ी साल पहले ही ड्रॉप आउट कर चुका हूँ। विंग अब वांग जी को, जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन के बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, अब बहुत ज़्यादा तरस भरी नज़रों से देखने लगता है और मन में सोचता है, ऐसे होते हैं कि शुगर बेबी। विंग ने तो जितना रिसर्च किया उसे यही समझ में आया कि शुगर बेबीज़ लोग लग्जरी लाइफ जीने के लिए बनते हैं, बट इस पर्सन को शुगर बेबी पैसे के लिए, मतलब लग्जरी लाइफ जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई के मेडिकल बिल के लिए बनना है। ये सोच के विंग को इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, एक कहते हैं ना, थोड़ा सा तरस, थोड़ा सा प्यार आ जाता है, तरस वाला प्यार, और एकदम से बोलता है, देन आई एम रेडी टू बिकम योर शुगर डैडी। इस बात पे अब वांग जी विंग को शॉकिंगली देखते हैं। अब विंग एकदम से बोलता है, मैं तुम्हें अपना शुगर बेबी बनाना चाहता हूँ, पर उसके बदले आपको क्या चाहिए? अभी देखते हुए वांग जी स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलता है। इससे पहले विंग अपनी बात पूरी करता, अब वो वेटर कुछ खाने का सामान लेकर आ जाती है जो विंग ने शायद पहले ही ऑर्डर किया था। अब वांग जी के सामने वो सामान रखते हुए विंग बोलता है, सॉरी, मुझे तुम्हारे टेस्ट और प्रेफरेंस का नहीं पता था, ये तो मैंने सिर्फ अपने लिए ऑर्डर किया था, बट इफ़ यू वांट यू कैन शेयर इट। विंग बड़े प्यार से जब वांग जी से बोलता है तो वांग जी उन चीज़ों को देखता है जिनमें से काफ़ी सारी चीज़ें नॉनवेज है, लेकिन वांग जी एज यूजुअल जो नॉनवेज नहीं खाता वो क्लियरली बोलता है, सॉरी बट आई एम अ वेजिटेरियन। ओह, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो वेटर की तरफ देखता है और वांग जी क्या ऑर्डर करेगा उसके लिए बोलता है। वांग जी भी एक सब सिंपल सी अपने लिए एक वेज मतलब डिश ऑर्डर करता है, और अब वांग जी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब वांग जी फिर से अपनी बात बोलता है, आप मुझे शुगर बेबी बनाना चाहते हैं, बट आपको उस बदले में मेरे से क्या चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा मैंने कहा, सिर्फ तुम्हारा कुछ टाइम। जब मैं तुम्हें बोलूँगा बस तुम मुझसे मिलने आ जाना, और उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूँगा। और ये बोलने के बाद विंग एकदम से उसका फ़ोन जो बजता है उसे देखता हुआ वांग जी को ज़्यादा ना रिस्पॉन्स करता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है, जिससे विंग शॉक हो जाता है। इस पर्सन ने ज़्यादा तो कुछ बोला नहीं, बस ये बोला कि वो उसका शुगर डैडी बनेगा और चला गया। वहीं वांग जी शॉक रहा क्योंकि उसे लगा कि विंग यहाँ से चला तो गया, लेकिन क्या अब उसे ये सारा बिल देना पड़ेगा? क्या उसे ही सब पैसे करना पड़ेगा? क्या ऐसे ही होता है? बेचारा वो ये सोच ही रहा था जब वेट्रेस उसके पास आती है और बोलती है कि बिल सर देकर चले गए, यहाँ तक कि वो बोल के गए कि अगर आप अपने लिए कुछ खाना पैक करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इस बात पे वांग जी अब जाते हुए विंग को देखता है और मन में सोचता है कि ये पर्सन क्या है। उसे समझ नहीं आया क्योंकि उसने भी जितना शुगर डैडीज़ के बारे में पता किया, विंग तो वैसा कुछ बिहेव ही नहीं कर रहा। बस विंग ने उससे ये बोला कि जब वो उसे बोलेगा उसको मतलब मिलने आ जाना है, इससे ज़्यादा अभी वांग जी विंग के बारे में कुछ समझ पाता। आज का पार्ट यहीं रुकता है। गाइस, तबीयत ठीक नहीं है, पता है, रिकॉर्डिंग करने का भी मन नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। ये जुकाम कह दो या मौसम का असर कह दो, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना एक्साइटेड थी मैं स्टोरी को आपके साथ शेयर करने के लिए, उतनी जल्दी इस जुकाम ने मेरी तबीयत ख़राब कर दी। तो चलिए कुछ कल मिलते हैं। अगर अच्छा लगा तो आज ही बना लूँगी, वरना हो सकता है कल ना भी आए वीडियो, पता नहीं, जैसा होगा आपको कल पता चल जाएगा। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।